तो अब हम देखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होती है। तो ऑक्सीजन का हमने देख लिया, तो सेम यहाँ पे भी ब्लड कैपिलरीज होंगी। ये क्या है? सेल है। अब सेल के अंदर क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, ठीक है, ऑक्सीजन इसे मिल गई। तो अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये यहाँ जाएगा और मोस्ट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, देखो कुछ कार्बन डाइऑक्साइड तो यहाँ पे आरबीसी में क्या था? हीमोग्लोबिन था, उसके साथ बाइंड करेगा और क्या बनाएगा? कार्बा अमीनो ग्लोबिन। तो ये बनाएगा कार्बा अमीनो ग्लोबिन, कार्बा अमीनो हीमोग्लोबिन। और मोस्ट ऑफ द यानी कि 70% जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या करता है? वो बाइकार्बोनेट आयन बनाता है, बाइकार्बोनेट आयन बनाएगा, ठीक है। तो बाइकार्बोनेट आयन कैसे बनेगा वो हम अभी देखेंगे। और कुछ परसेंट जो है वो प्लाज्मा के साथ जाकर मिक्स हो जाएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड के पास 3 ऑप्शन है, जैसे ऑक्सीजन के पास 2 ऑप्शन थे, या फिर आरबीसी के साथ बाइंड करें या फिर प्लाज्मा में मिक्स होकर पहुंच जाना, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड के पास ट्रांसपोर्टेशन के 3 तरीके हैं। पहला तो प्लाज्मा के साथ मिक्स होकर पहुंच जाना, दूसरा बाइकार्बोनेट आयन बनाना, और तीसरा है कि आरबीसी के साथ मिक्स हो जाना, आरबीसी का जो हीमोग्लोबिन है उसके साथ बाइंड करना। तो बाइकार्बोनेट आयन 70% जो है वो बाइकार्बोनेट आयन बनाता है, ठीक है। तो जब ये आरबीसी के साथ बाइंड होगा तो कार्बा अमीनो हीमोग्लोबिन बनाएगा। जब ये बाइकार्बोनेट आयन कैसे बनाता है वो देखेंगे। देखो, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करता है और ये रिवर्सिबल रिएक्शन है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेस। और ये क्या बनाएगा? इसको अब देखो H2CO3 होगा, बैलेंस करेंगे तो ये हमारे पास कार्बोनिक एसिड बनेगा, ठीक है। एंड दिस कार्बोनिक एसिड will form in the presence of again same enzyme carbonic anhydrase। ये बनाएगा बाइकार्बोनेट आयन HCO3 that is बाइकार्बोनेट आयन प्लस H पॉजिटिव। तो ये चीज हमारे पास बनेगी, राइट। तो इस तरीके से अब जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड फिर कहाँ जाएगा? एल्वियोलाई में जाएगा, और एल्वियोलाई से फिर बाहर हम क्या करेंगे? एक्सहेल करेंगे, ठीक है। नाउ द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, जो कब हमने सांस लेना है, कब हमने रिलीज करना है, तो ये जो सारी रेगुलेशन है ये माइंड करता है हमारा ब्रेन जो है उस वो रिस्पॉन्सिबल है। तो हमारा जो ब्रेन में मेडुला होता है, पार्ट होता है मेडुला, तो मेडुला जो है उसमें रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर होता है जो कि रेगुलेशन करता है रेस्पिरेशन, ठीक है। सो सम डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो लास्ट टॉपिक है कि कौन कौन से डिसऑर्डर हो सकते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड। पहला तो है बहुत कॉमन है, दैट इज अस्थमा। अस्थमा में बच्चे क्या होता है, जो हमारे ब्रोंकियोल्स है वो इन्फ्लामेट हो जाते हैं, उनमें इन्फ्लामेशन हो जाती है, और जब उनमें इन्फ्लामेशन हो जाती है तो हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, और एक अजीब से साउंड आती है जब हम सांस लेते हैं जिसे हम बोलते हैं व्हीजिंग, ठीक है। तो दैट इज अस्थमा। जो हमारे ब्रोंकियोल्स है, जो ब्रोंकाई है, उनमें क्या होती है? इन्फ्लामेशन हो जाती है, या फिर ब्रोंकियाई या फिर ब्रोंकी। दूसरा है एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा में क्या होगा? तुम्हारे एल्वियोलाई जो होते हैं ऐसे होंगे, सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे एल्वियोलाई। ये जो एल्वियोलाई होते हैं ये डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, इन्फ्लामेट हो जाएंगे या डैमेज हो जाएंगे, कुछ भी हो जाएगा, डैमेज हो जाएंगे एल्वियोलाई। अब जब एल्वियोलाई डैमेज हो जाएंगे तो सोचो क्या होगा, तुम्हारे मतलब लंग्स डैमेज हो रहे हैं, क्योंकि एल्वियोलाई के अंदर ही तो हम गैसेस जो सांस ले रहे थे तो एल्वियोलाई के अंदर ही तो भर रही थी जो हमारी एक गैसेस थी, ठीक है। अगर वही डैमेज हो जाएंगे तो तुम्हारे
जो तुम जितना सांस ले रहे हो कम ऑक्सीजन पहुंचेगी तुम्हारे लंग्स में। तो इम्फाइसीमा में क्या होगा, जब एल्वियोलाई डैमेज हो जाएंगे, तुम्हारे गैसियस एक्सचेंज कम होगी, तो अल्टीमेटली रेस्पिरेशन में इफेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट इज ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। ऑक्यूपेशन वर्ड हम कहाँ यूज करते हैं, हम किसी से पूछते हैं तुम्हारा ऑक्यूपेशन क्या है, क्या काम करते हो, तो ये कुछ उसी से ही रिलेटेड है। कई बार कई ऐसी इंडस्ट्रीज होती है जहाँ पे बड़े फ्यूम्स वगैरह निकलते हैं, है ना, कई गैसेस वगैरह रिलीज होती रहती है, फ्यूम्स वगैरह निकलते हैं, जो कि जब तुम सांस लेते हो तो तुम्हारे अंदर जाते रहेंगे। जो वर्कर्स ऐसे इंडस्ट्रीज में कॉन्टिन्यूसली काम करते हैं, मतलब वो कॉन्टिन्यूसली उन फ्यूम्स के, उन जो चीजें हैं, जो हार्मफुल गैसेस है, उसके मतलब कॉन्टिन्यूसली उसमें रह रहे हैं, वहीं पे कॉन्टिन्यूसली सांस ले रहे हैं, तो उनमें ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होना शुरू हो जाता है। उनमें क्या होगा, उनके लंग्स में इन्फ्लामेशंस वगैरह होनी शुरू हो जाएंगी, जिसकी वजह से जो फिब्रोसिस हो सकता है। फिब्रोसिस में क्या होता है, इन्फ्लामेशंस या फिर जो फिब्रोसिस जो होती है, जो टिश्यूज होती है, वो डैमेज होना शुरू हो जाता है। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया। आई होप यू लाइक दिस वीडियो।